स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और हाई स्कूल में ये एक नया लेसन होता है क्योंकि क्लास 9 तक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एनसीईआरटी में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। दरअसल ये एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम ट्रायंगल यानी त्रिभुज की जो तीनों साइड होती है और जो उसके तीनों एंगल होते हैं उनके बीच में रिलेशन के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं, या उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद इसमें दिया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी त्रिकोणमिति अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, बहुत आसान है ज़रा समझना इसको। कि देखो ये एक राइट ट्रायंगल है जिसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ए बी सी। ये एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें जो एंगल बी है उसको 90 डिग्री दिखाया गया है। अब इसमें दो एंगल बचता है, दो कोण बचता है। एक कोण, ये कोण मतलब कोना, एक कोना ये बचता है और एक कोना ये बचता है, ठीक है। ये वाला कोना बचता है। तो दो कोने बचते हैं, एक कोना ये हो गया और एक कोना ये हो गया। समझ बात आ रही है। अब सपोज करिए कि आप अगर यहाँ से देख रहे हो, यहाँ आप खड़े हो, यहाँ से अगर आपकी आंख लगाकर यहाँ से देखें तो ये जो सामने वाली लाइन है आपके BC, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है ये आपको खड़ी लाइन दिखाई देगी, यानी ये आपके सामने एक तरीके से दीवार होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और ये जो लाइन है ये आपकी ज़मीन होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो जो ज़मीन है यानी इस एंगल से सटी हुई जो लाइन है उसको हम संलग्न भुजा, इंग्लिश में एडजेसेंट कहते हैं। साइड एडजेसेंट टू एंगल है, यानी एंगल एक की संलग्न भुजा यानी आधार। दूसरी जबान में हम इसको आधार कहते हैं, यानी बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस, आधार। इंग्लिश में बेस और हिंदी में आधार कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें सी की, अब आप यहाँ सी पर जाइए। अगर आप यहाँ जाकर देखेंगे, यानी कि इसको हम अगर इसको हम खड़ा कर, जैसे यहाँ से ये खड़ा कर, अब इस वाले को देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, यहाँ से देखेंगे तो हमारे सामने जो दीवार टाइप दिखाई देगी वो ये वाली लाइन दिखाई देगी, दीवार टाइप। समझ में बात आ रही है। इसी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब, यानी परपेंडिकुलर कहते हैं। समझ में बात आ रही है। यहाँ देखिए क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं यानी लंब बोलते हैं। दूसरी जबान में इसको हम वर्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये यहाँ पर खड़े होने पर ये आपको लंब दिखाई दे रहा है, हिंदी में लंब बोलते हैं और इंग्लिश में परपेंडिकुलर। तो ये आपके सामने अपोजिट है, यानी आपके सामने एक दीवार की तरह से, लेकिन जहाँ आप खड़े हैं तो ये चीज़ जो होगी वो आपकी ज़मीन टाइप होगी। तो इसी को हम आधार कह सकते हैं, या ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। समझ बात आ रही है। शॉर्ट पर फॉर्म में इंग्लिश में इसको हम P से दिखाएंगे और इसको हम जो है वो स्मॉल लेटर B से दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर आप यहाँ हैं, यहाँ देखिए, आप यहाँ पर हैं, तो आप जब यहाँ पर होंगे तो आपके सामने जो दीवार दिखाई दे रही है वो तो ये वाली है, AB है। समझ बात आ रही है ना। यहाँ से तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये, अब जब यहाँ खड़े हैं आप, तो आपकी ज़मीन क्या होगी, यानी जो आपका आधार है, आधार का मतलब कि जिस पर आप खड़े हैं, तो वो ये होगा, AC होगा। तब ये जो हो जाएगा ये परपेंडिकुलर यानी ये लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। समझ में बात आ रही है। अब एक तीसरी साइड होती है, ये वाली साइड। इस साइड को आप हिंदी में कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। और इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यानी कर्ण, वो अपोजिट साइड होती है, ठीक है, जो तिरछी लाइन होती है। इसी को हम अपोजिट यानी 90 डिग्री के, यानी 90 जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने एक भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक है। अब इस लेसन में हम लोगों को पहले तो हम ये आपको समझाते हैं। पहले यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी इस लेसन में, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कोई भी दो वैल्यू ही दे दी जाएगी और तीसरी वैल्यू आपको निकालनी होगी। सपोज करो कि अगर आपको P और B यानी लंब और आधार दे दिया जाएगा तो आपको हमेशा हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, यानी कर्ण निकालना पड़ेगा। हो सकता है आपको कर्ण और आधार दे दिया जाए तो लंब निकालना पड़ेगा।
हो सकता है कर्ण और लंब दे दिया जाए तो आपको आधार निकालना पड़ेगा। और यही तीनों जब तक कि एच, पी और बी, ये तीनों अगर जब तक कि नहीं मालूम होंगे तब तक आप कोई भी मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब त्रिकोणमिति में 6 नाम आते हैं। कितने नाम आते हैं? 6 नाम। तो उन नामों को आइए हम लोग समझते हैं कि ये 6 नाम कौन है। अब इसमें जो पहला नाम है वो है साइन। ये जो ए लिखा गया है, दरअसल ए जो लिखा गया है वो यहाँ के लिए लिखा गया है। अगर हम इस कोण को देखें, यानी हम जब इस कोण को देखेंगे तो यहाँ पर हम सी लिखेंगे। समझ में बात आ रही है? लेकिन अगर हम इस वाले, यहाँ पर आइए, अगर हम इस वाले कोण को देखेंगे, इस वाले कोण को देखेंगे तो बस हम वहाँ पर फिर क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। भाई जिस एंगल, अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ खड़े हैं इसीलिए ए लिखा है, यहाँ पे हम यहाँ खड़े हैं इसको हम बी से दिखा रहे हैं इसलिए हम बी लिखेंगे, यहाँ हम यहाँ खड़े हैं यहाँ पर सी दिखा रहे हैं इसलिए हम इसको सी से लिखेंगे। समझ में बात आ रही? अच्छा, आपको ज़रूरी नहीं कि ए बी सी लिखा रहे, यहाँ पर एक एंगल यानी कोण को दिखाने के लिए एक क्यू की टाइप का एक लेटर होता है जिसको हम थीटा कहते हैं। दरअसल ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं लैटिन ज़बान के, अल्फ़ा, बीटा, थीटा, गामा, साई, फाई, लैम्डा, है ना। तो बहुत ज़्यादा ऐसे लेटर हैं जिनको हम लैटिन ज़बान में बोलते हैं। तो ये एक क्यू की तरफ से होता है यानी कि ये थीटा कहलाता है। तो हो सकता है कि बजाय ए बी सी लिखने के कहीं कहीं जो है वो थीटा का इस्तेमाल किया जाए, यानी साइन थीटा, 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 THEE, थीटा। समझ में बात आ रही है? थीटा, ठीक है, THEE, थीटा। तो थीटा का इस्तेमाल जो है हम क्या करेंगे, या तो थीटा का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, यानी ए लिखें, कहीं कहीं ए लिखा रहेगा तो कहीं कहीं बी लिखा रहेगा, कहीं सी लिखा रहेगा, कहीं कोई और लेटर हो सकता है, कहीं थीटा लिखा रहेगा। अच्छा, कहीं थीटा की जगह ये फाई, इसको हम फाई बोलते हैं, फाई, फाई, PHI, फाई मतलब फाई। समझ में बता रही है? और इसको क्या बोलते हैं? थीटा, थीटा। समझ में बता रही है? तो हो सकता है कि थीटा ना लिखा हो, फाई लिखा हो, या अल्फा लिखा हो, बीटा लिखा हो, गामा लिखा हो, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो इसके चक्कर में ना रहिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो पहला वर्ड जो है वो है साइन, ठीक है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम ई नहीं लिखते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SIN लिखते हैं, यानी एक ई नहीं लिखते, पूरे लेटर को नहीं लिखा जाता है। तो साइन थीटा या साइन ए की वैल्यू क्या होगी कि जिसकी भी एंगल को हम देखते हैं उस एंगल, यानी अगर हम इस एंगल को देख रहे हैं तो इस एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है यानी साइड होती है उसको हम लंब कहते हैं। यानी एंगल ए के सम्मुख, यानी कि सम्मुख का मतलब सामने वाली, है ना, अपोजिट साइड, अपोजिट टू एंगल ए। तो साइड आपके अपोजिट क्या है? BC है। समझ में बता रही? तो ये हो गया BC, और अपान AC मतलब कर्ण, तो यानी लंब बटे कर्ण, और इसको इंग्लिश में हम यहाँ पर लिख लेते हैं P यानी लंब यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। समझ में बात आ रही है? यानी कि साइन ए की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो साइन ए बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर लिखा है कोसाइन, लेकिन कोसाइन को हम जो है वो कॉस से दिखाते हैं, ठीक है। तो कोसाइन का मतलब होता है कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कि B/H। समझ में बता रही? यानी कि कॉस ए या कॉस थीटा या कॉस फाई, कुछ भी, ठीक है। तीसरा यहाँ पर नाम है टेंजेंट ए, लेकिन टेंजेंट नहीं लिखते हैं, सिर्फ टैन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टैन, टैन ए। और टैन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी इसको हम लिखते हैं टैन ए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसके बाद जो नंबर आता है वो नंबर आता है आपके, देखिए इसके बाद जो नंबर आता है टैन के बाद, वैसे तो कॉट आता है लेकिन चलिए यहाँ पर जैसा लिखा गया है। अब ये देखिए यहाँ लिखा है कोसेकेंट, तो कोसेकेंट नहीं लिखते हैं बल्कि कोसेक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोसेक। और ये साइन का अपोजिट होता है, यानी साइन का उल्टा होता है। तो देखिए साइन का मतलब P/H, तो कोसेक का मतलब H/P, यानी उल्टा होता है, तो इसको उलट देंगे, यानी कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, ठीक है। और सेकेंट लिखा है, लेकिन इसको भी हम सेकेंट नहीं लिखते हैं, सेक,
सेक बोलते हैं, सेक। और ये उल्टा होता है कॉस का। किसका होता है? कॉस का। यानी कि कॉस की वैल्यू जो है वो b अपान एच है, तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? h अपान बी, यानी हाइपोटेनस अपान बेस, यानी कर्ण बटे आधार। ठीक है। अब यहाँ पर एक लिखा है कॉट टेंजेंट। कॉट टेंजेंट को भी हम कॉट टेंजेंट नहीं लिखते हैं, पूरा कॉट लिखते हैं, COT कॉट। तो ये जो होता है ये टैन का अपोजिट होता है। समझ में बात आ रही है? यानी कि टैन का मतलब P अपान बी, यानी लंब बटे आधार, तो उसका अपोजिट यानी कि आधार बटे लंब। ठीक है, B अपान P। क्लियर हो गया? तो अब देखो यहाँ सिर्फ 3 लेटर हैं, एक लेटर है H, एक लेटर है P और एक लेटर है B। यानी अगर हम इन तीनों वैल्यूज अगर हमको मालूम रहे तो फिर हम साइन ए या कॉस ए या टैन ए या कॉसेक ए या सेक ए या कॉट ए को हम निकाल सकते हैं, या फिर हम इससे रिलेटेड कोई भी सवाल को लिख सकते हैं, लगा सकते हैं। समझ में बात आ रही है? तो चलिए हम लोग कुछ सवाल लगाते हैं जिससे आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, सवाल लगाने के लिए हमेशा याद रखिए कि ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि P अपान एच, कॉस ए की वैल्यू B अपान एच यानी आधार बटे कर्ण, टैन ए बराबर लंब बटे आधार यानी P अपान बी। इसी तरह से टैन के बाद ये हो जाएगा कॉट ए, कॉट नहीं, यहाँ पर कोसेक लिखा है तो कोसेक ए, कौन से? कोसेक। कोसेक ए का मतलब कर्ण बटे लंब, फिर यहाँ पर सेक है तो सेक मतलब कर्ण बटे आधार, और फिर यहाँ पर कॉट है यानी कि लंब, अरे आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आप अगर साइन कॉस टेन का याद कर लें तो उसको उलट दें, तो साइन का अपोजिट कोसेक, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम दोबारा से लिख देते हैं यहाँ पे, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा यानी कि हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। फिर कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपान हाइपोटेनस यानी लंब आधार बटे कर्ण। कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी सेक थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण यानी कर्ण बटे आधार। फिर होती है टैन थीटा, टैन थीटा मतलब लंब यानी P अपान बी लंब बटे आधार, या टैन का अपोजिट होता है कॉट, तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी आधार बटे लंब यानी B अपान P। ठीक है, तो ये शॉर्ट में इतना इसको याद करना है। और आपको पाइथागोरस का प्रमेय का फार्मूला आपको आता ही है, यानी h निकालना है तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना पड़ेगा, p निकालना है तो h स्क्वायर में से b स्क्वायर घटाना पड़ेगा, और b निकालना है तो h स्क्वायर में से p स्क्वायर घटाना पड़ेगा। क्लियर? चलिए कुछ सवाल लगाते हैं तो आपको ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर धीरे धीरे सब करके उतार जाइए। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके, पहला क्वेश्चन लिखा है यदि साइन थीटा की वैल्यू √3/2 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर टी रेशियोज। टी रेशियोज का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, हिंदी वाले ये ना समझेंगे कि ये बहुत कठिन इंग्लिश लिखी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा आप इंग्लिश भी जानें और इंग्लिश वाले हिंदी भी जानें। ठीक है, तो देखो साइन थीटा की वैल्यू दिया है, अब हमको ज़रा समझते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये एक आपका मैं ट्रायंगल बना लिया। यहाँ कुछ नाम लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं ए, ये लिख लेते हैं बी, ये लिख लेते हैं सी। अब यहाँ पर ये थीटा दिया हुआ है, समझ में बात आ रही है? तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है आपको मैं अभी फिलहाल यानी √3/2, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है अगर आप याद करें तो होती है लंब बटे कर्ण यानी कि P अपान एच, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ठीक है, अब आप यहाँ आइए, तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस अगर ये थीटा है तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। देखो इसके सामने वाली ये साइड है यानी कि परपेंडिकुलर हो गया √3। ठीक है, और ये हो गया लंब, समझ में बात आ रही? अब और कर्ण क्या है, h क्या है, ये दिया है कितना 2, यानी हमें b नहीं मालूम है।
और जब हम b निकाल लेंगे तभी तो दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे। समझ में बात आ रही है? तो सबसे पहले मैंने बताया था ना, जो चीज़ नहीं फाइंड है उसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। यानी कि b बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है ना, फार्मूला देख लीजिएगा। तो एच स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 माइनस √3 का स्क्वायर किया तो 3, 4 में से 3 गया 1, 1 का मतलब 1। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लें p की वैल्यू हमारे पास है √3, b की वैल्यू है 1 और h की वैल्यू है 2। अब हमको साइन थीटा मालूम हो गया, लेकिन बाकी निकालना है। अदर का मतलब कि 5 और बचे। तो देखिए अब पहले हम निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बटे कण। अब आधार यहाँ पर क्या है, 1 है और कण क्या है, 2 है, बस 1/2 हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब कॉस के बाद आता है नंबर tan का। तो tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। अब परपेंडिकुलर में √3 है और आधार 1 है, यानी कि √3/1, या आप कह लिया जाए सिर्फ √3। क्लियर? अच्छा, tan के बाद क्या आता है, अगला नंबर आता है सेक का। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस का उल्टा होता है, यानी h/b, यानी कर्ण बटे आधार। अब कर्ण आपका है यानी h, यानी 2/1, 2/1 यानी 2। ठीक है, अब सेक के बाद क्या है, कॉट भी है, सॉरी कॉट थीटा में भूल गया। कॉट थीटा जो होता है tan का उल्टा होता है, यानी आधार बटे लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी b/p, यानी 1/√3, 1/√3। फिर एक बचता है कोसेक। क्या बचता है, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन की वैल्यू है p/h, तो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी h/p। h क्या है हमारे पास, यानी 2/√3। ठीक है, हाइपोटेनस हमारा कर्ण जो है वो 2 है और परपेंडिकुलर साइड जो है वो √3 है। समझ में बात आ गई? हमने सारे रेशियोज निकाल लिए ना। देखो त्रिकोणमिति का 5 बचा, कॉस बचा, tan बचा, सेक बचा, कॉट बचा, कोसेक बचा। अभी देखिए ये सवाल इतनी बार हम लोग लगा लेंगे ना कि आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब याद हो जाएगा। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक और सवाल है, इसको हम लोग लगाते हैं और ज़रा समझते हैं। सवाल देखिए कितना अच्छा है। यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि tan a की वैल्यू 7/24 हो तो sin a प्लस cos a की वैल्यू फाइंड करो। तो ज़रा हम लोग यहाँ पर tan a दिया हुआ है तो ज़रा एक राइट ट्रायंगल बना लें। ठीक है ना, ये हो गया राइट ट्रायंगल। तो a दिया हुआ है, यहाँ पर a लिख लेते हैं, ये b कर लेते हैं, ये c कर लेते हैं। ठीक है, a दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है, tan a। तो tan a बराबर होता क्या है, पहले बताइए। 7/24 दिया है ना, होता क्या है, लंब बटे आधार होता है, यानी लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। हिंदी वाले हिंदी लिख लेंगे, लंब बटे आधार, हिंदी वाले हिंदी लिख लेंगे, और अगर नहीं भी लिखेंगे तो p/b लिखेंगे, तब भी काम चल जाएगा। क्लियर? तो देखो यहाँ इसका मतलब लंब, यानी अब यहाँ पर जब आप होंगे, जब यहाँ पर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो लंब क्या है, इसके सामने वाली साइड, यानी ये 7, और जमीन आधार क्या है, ये यानी ये, और h आपको नहीं मालूम है। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम h निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, h निकालेंगे। तो देखो h बराबर होता क्या है, p स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, p का मतलब 7 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 7 7 49 और प्लस 24 या 576। ठीक है, 25 25 में 625 होता है, 24 24 या 576। तो उतरा जोड़ो तो 576 जोड़ा तो 9 6 15 और 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, यानी 625 मतलब 25। ठीक है, यानी h की वैल्यू आ रही है 25। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या, 25। ठीक है, और यहाँ पर लिख भी लीजिए p की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर यानी 7, b आधार है मतलब 24,
और h कर्ण हो गया यानी हाइपोटेनस 25 हो गया। अब हमसे कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, अब देखो साइन ए बराबर होता क्या है बताइए, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है यानी P अपान H होता है और प्लस कॉस ए का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपान हाइपोटेनस। समझ में बात आ रही है? तो बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ साइड में आप लिख सकते हैं, साइड में लिख सकते हैं साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण यानी P अपान H और कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण यानी B अपान H, बेस अपान हाइपोटेनस। ठीक है, साइड में लिख लीजिए। अब P अपान H यानी 7 अपान 25, 7 अपान 25 प्लस B अपान H 24 अपान 25, 24 अपान 25 बराबर, अच्छा 24 7 कितना होता है, 31, 31 अपान 25। तो इस तरीके से आपका साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई, साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई 31 अपान 25। तो इसको क्या करिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए चाहे उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि सेक ए की वैल्यू 5/4 दिया है, तो बताओ या सिद्ध करो कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी, ये हमको सिद्ध करना है। तो सेक ए है तो सबसे पहले आप एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए ए, ये कर लीजिए बी, ये कर लीजिए सी, यहाँ कर लीजिए 90 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग हैं सेक ए बराबर क्या होता है बताओ, ये सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस का मतलब कि बेस अपान हाइपोटेनस, तो सेक का मतलब कि हाइपोटेनस अपान बेस यानी कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण बटे आधार यानी कि 5/4 दिया है, यानी कर्ण कितना है 5 है और आधार यही ना हम लोग यही ना एंगल लिए हुए हैं, तो एंगल का मतलब ये सामने वाला लंब हो गया और ये नीचे वाला इसके साथ वाला आधार हो गया। तो कर्ण हो गया 5 और आधार हो गया 4, यानी एच नहीं मालूम, अरे P नहीं मालूम है तो हमको P निकालना है। तो P बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर क्या है, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 बचे होता है 25, 4 चौको होता है 16 बराबर कितना बचा 9, यानी कि P की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, तो अब तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब कह रहा है कि बताओ कि कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू आएगी वही 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आएगी। तो हम क्या करें कि लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यानी दायां पक्ष, लेफ्ट है ना, लेफ्ट मतलब बायां, बायां पक्ष, तो ये हम लोग ले लेते हैं बायां, बायां पक्ष। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बायां, बायां क्या हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए है। अच्छा कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। चूंकि यहाँ पर वर्ग लगा है इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे वर्ग लगा देंगे, स्क्वायर का निशान लगा देंगे। अब आधार हमारे पास क्या है जरा चेक करो, आधार हमारे पास है 4 और कर्ण है 5, यानी 4/5 का वर्ग बराबर 16/25, यानी कॉस स्क्वायर एक वैल्यू आती है 16/25 आ रही है। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। ठीक है, अब दायां पक्ष क्या हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो जरा चेक करो 1 माइनस साइन का मतलब क्या होता है लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यानी कि P अपान H, और चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर, बराबर 1 माइनस P, P का मतलब कितना है, P मतलब कितना है यहाँ पर परपेंडिकुलर 3 और H कितना है 5, यानी कि 3/5 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 3 3 9, 5 बचे 25। ठीक है, इतना उतार लीजिए।
अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 से कम में, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9, यानी कि कितना बचा, 25, यानी 16/25। ठीक है, तो इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पर भी 16/25 आ रहा है, और यहाँ पर भी देखिए 16/25 आ रहा है, यहाँ पर भी 16/25 आ रहा है, यानी 16/25 आ रहा है, यहाँ पर भी 16/25 आ रहा है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अच्छा, इंग्लिश में लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, क्या लिखते हैं, हेंस प्रूव्ड, और इंग्लिश में लिखते हैं इंग्लिश में लिखते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, और हिंदी में क्या लिखते हैं, इति सिद्धम, क्या लिखते हैं, इति सिद्धम। ठीक है, तो आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो हेंस प्रूव्ड लिख लीजिएगा, और हिंदी मीडियम के हैं तो इति सिद्धम लिख लीजिएगा। तो देखिए कितना आसान है, नहीं, सवाल बहुत आसान होता है ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों। अगले वीडियो में और समझ में आएगा, उसके बाद और वीडियो बनाएंगे तो आपको धीरे धीरे ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत आसान लगेगा, और आप बहुत अच्छे से लगा लेंगे। चलिए और सवाल हल करते हैं, जितना आप सवाल हल करेंगे उतना आपको आता चला जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद से आपको ये लेसन का पहला चैप्टर बहुत अच्छे से आप खुद हल कर सकते हैं एनसीईआरटी की बुक का। देखिए कॉट बी, फिर आप कुछ करना नहीं है, आप एक यहाँ पर राइट ट्राइंगल बनाइए, यहाँ ए लिख लीजिए, इसको सी कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए। चूंकि बी दिया है, यहाँ पर बी दिया हुआ है, इसीलिए आप बी को कोण मान लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप जरा देखिए कॉट बी बराबर होता क्या है, पहले बताओ। कॉट की वैल्यू आधार बटे लंब, यानी कि बी अपान पी, tan का अपोजिट होता है, बी अपन यानी 12/5। अब देखो 12 बी है, बी यही ना है नीचे वाला, इसके साथ वाला, इस एंगल के साथ वाली लाइन बेस हो गई, यानी आधार हो गई, और लंब यानी ये सामने वाली भुजा जिसको हम दीवार कह रहे थे। ठीक है, तो इस बी के सामने वाली ए सी 5 लिख लिया। लेकिन हमें यहाँ पर देखो बी सी यानी एच नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एच फाइंड करेंगे। एच फाइंड करने का मतलब होता है कि पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और प्लस 144 इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू 13। तो इसका मतलब तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब हमें बस वही जो हमने पिछले सवाल में पढ़ा था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेंगे। सबसे हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो देखो tan का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी p अपान b का होल स्क्वायर, माइनस साइन b, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण p अपान एच परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस स्क्वायर है, p अपान बी 5/12 का स्क्वायर माइनस p अपान एच, p मतलब 5/13 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 5 बचे होता है 25/144 माइनस 25/13 169। क्लियर। अब क्या करें, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लीजिए। तो चलिए इसको क्या करते हैं, 25 कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर अंदर बचा 1/144 माइनस 1/169, तो 25 बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 169 माइनस 144, और बटे कितना, 144 गुणे 169। ठीक है, कितना बचा, कितना बचा देखिए, 25 तो बाहर है, बचा कितना अंदर, 169 में से 144 घटाइए, कितना बचा, सोचिए 6 यहाँ बचा, 50 हो गया, और 19 6
19 6 25 यानी कि 25 गुणे 25 बटे 144 गुणे 169। ठीक है, इतने पर हम छोड़ देते हैं, गुणा कर लीजिए, 25 25 625 होता है और बटे 144 गुणे 169 फिलहाल हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब हम लोग चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, साइन स्क्वायर बी इंटू टेन स्क्वायर बी। अब हम लोग चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, जहाँ लिखा है साइन स्क्वायर बी इंटू टेन स्क्वायर बी। तो चेक करते हैं कि साइन की वैल्यू आप जानते हैं पी अपान एच होता है, तो होल स्क्वायर हो गया इंटू, और टेन स्क्वायर बी का मतलब क्या होता है, पी अपान बी का होल स्क्वायर बराबर, पी का मतलब 25 बट्टे कितना, एच कितना था, एच कितना है, एच है 13 ना, 13 13 169। ये भाई तो यहाँ 5 रखोगे, अरे यार दोबारा से लिख लेते हैं, 5 बटे 13 का होल स्क्वायर और गुणे 5 बटे 12 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ कर लेते हैं। तो 25 बटे 169 और गुणे 25 बटे 144, तो देखो कितना आया, 625 बटे 169 गुणे 144। तो जो चीज़ यहाँ आ रही है वही चीज़ यहाँ आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया है, इसलिए ये सवाल हमने प्रूव कर दिया। हेंस प्रूव्ड यहाँ लिख लीजिएगा या इति सिद्धम लिख लीजिएगा। क्लियर, समझ में बात आ गई? ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है ये, अब आप इसको देख रहे हैं, क्वेश्चन कोई मुश्किल दिखाई दे रहा है, लग रहा है बहुत बड़ा है, बड़ा कुछ नहीं है। चलिए लगाते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले आप एक काम करिए कि एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, ए बी सी लिख लीजिए, ये 90 बना लीजिए। ये थीटा दिया है तो यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी लिख लीजिए, यहाँ थीटा लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है 3 tan थीटा की वैल्यू 4 है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3। अच्छा, tan थीटा को कहते क्या है, परपेंडिकुलर अपान बेस बोलते हैं, यानी लंब बटे आधार बोलते हैं। तो लंब यानी इस बी के सामने जो भुजा है वही लंब है, यानी ये हो गई 4 और आधार हो गई 3। तो इसका मतलब है कि हमें h नहीं मालूम है, तो h निकालना पड़ेगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h निकालिए, तो h बराबर होता है √p² प्लस b² बराबर, p मतलब 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 + 9 मतलब 25 मतलब 5, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। क्लियर, अब क्या करना है, बस अब यहाँ पर इस सवाल को हल करना है। तो यह सवाल को लिखिए, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 4। तो ठीक है, sin थीटा को क्या कहते हैं, याद है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, लंब बटे कोण, P/H बोलते हैं। ठीक है, माइनस 3 इंटू आधार बटे कोण यानी B/H। ठीक है, तो 3 इंटू P/H प्लस 2 इंटू B/H। अब P और H की वैल्यू रख दो, मान रखो, तो 4 गुणे P कितना हमारे पास है, 4 है, H कितना है, 5 है, यानी 4 गुणे 4/5 माइनस 3 गुणे 3/5, भाई 3/5 आधार बटे का, ठीक है, बटे 3 गुणे 4/5 प्लस 2 गुणे 3/5 इज इक्वल टू, देखिए 4 चौको 16 बटे, यानी 16/5 माइनस 9/5 टोटल का अपॉन 4 3 12, 12/5 माइनस 3 दूना 6, 6/5। तो देखो 16 में से 9 गया, कितना बचा, 9 7 16 होता है नहीं, तो 7/5
टोटल का अपान, ये प्लस है ना, सॉरी 16 प्लस है, तो 12 और 6 18, यानी 18/5। तो ये 5 से क्या हो गया, कैंसिल। आपका आंसर आता है 7/18। कितना आंसर आता है, 7/18। क्लियर। तो बच्चों इस तरीके से ये सवाल जो है आपका पूरा लग गया। इसको घर पर 2 बार 3 बार 4 बार जब आप लगाएंगे तो आपको ये सब सवाल दोबारा समझ में आ जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं, देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं। अब चलिए एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं। अब आप देखने में तो ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा कि यहाँ भैया यार रूट दे दिया गया है, कैसे लगेगा। कोई बात नहीं, घबराइए मत आप, पहले सवाल उतार लीजिए, उसके बाद लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक, एंगल ए दिया हुआ है तो tan ए बराबर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं। tan ए बराबर लिखा है √2 - 1। अच्छा, tan ए बराबर होता क्या है, तो टोटल का अपान कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। परपेंडिकुलर अपान बेस यानी लंब बटे आधार, इसका मतलब है कि इसके ये जो सामने वाली भुजा है ये लंब है, और लंब है हमारे पास कितना, √2 - 1, और आधार मेरे पास कितना है, 1 है। h नहीं मालूम है, इसका मतलब है कि h निकालना पड़ेगा, और h की वैल्यू होती है p² + b²। p² मतलब √2 - 1 का होल स्क्वायर और +1 का होल स्क्वायर बराबर। अच्छा, a² - b² बराबर क्या होता है, जरा चेक करो यहाँ पे, इसको मिटाना भी पड़ेगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। √2 - 1 का होल स्क्वायर बराबर a² यानी √2 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर -2 × a × b, यानी कि √2 का वर्ग यानी कि 2 और धन 1 माइनस 2 √2 यानी कि 2 1 3 - 2 √2 कितना होगा, 3 - 2 √2। यहाँ लिख लीजिए 3 - 2 √2 और +1, 3 1 4, 3 1 4 तो 4 - 2 √2 √2। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें कॉमन है कि नहीं है, कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए, थोड़ा सा हम इसका कैलकुलेशन करें। तो बच्चों क्या हम करते हैं कि इसको यहीं पर छोड़ देते हैं ना, ये हो गया h। ठीक है, क्वेश्चन में हमको sin a × cos a की वैल्यू लाना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं sin a × cos a बराबर क्या होगा, ज़रा बताओ। sin a को क्या कहते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब p/h कहते हैं। और गुणे cos a को क्या कहते हैं, आधार बटे कर्ण, यानी कि b/h। तो ये हो गया आपका, ये तो आपका क्या है, ये आपका रफ है, ये आपका हो गया p × b/h² हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर दोबारा देखते हैं, p × b, p क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, √2 - 1 है ना, और b क्या है, 1 है, यानी इसका मल्टीप्लाई हम 1 में कर दें, मतलब वही हो जाए, और h² मतलब इसका स्क्वायर, यानी कि √4 - 2 √2 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर। अब देखिए इसका 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 - 1 होगा अपान, अब इसका स्क्वायर से ये कर्ली क्या हो जाएगी, रूट से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी बचेगा क्या, 4 - 2 √2। क्लियर। अब देखिए यहाँ कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है, 2 √2 कॉमन है। क्या कॉमन है बाबू, चेक करो, कुछ कॉमन है। देखिए √2 - 1 है ऊपर, और नीचे 2 √2 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, देखते हैं जरा, रुको तो बच्चों। तो यहाँ पर ये जो सवाल फंसा हुआ है, अब इसको हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज कहते हैं परिमेयकरण को। परिमेयकरण आपने 9 में शायद पढ़ा होगा कि जब नीचे इस तरीके की कोई सिचुएशन आ जाए तो हमको इसको जो है कॉमन निकालना पड़ता है।
और सॉरी, हमको इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऊपर और नीचे, और तब नीचे वाले का परिमेकरण हो जाता है, मतलब नीचे वाला एक शुद्ध नंबर आ जाता है, रूट हट जाता है। तो हमको इसीलिए इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, जो नीचे होता है नंबर इसी के अपोजिट साइन से, यानी कि हम ऊपर 4 + 2√2 का ऊपर और 4 + 2√2 का नीचे मल्टीप्लाई करें। अच्छा देखो, मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा, बचेगा इतना ही, लेकिन सवाल लगेगा। तो ये सवाल को आपको कई बार लगाना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले √2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर -1 का कर लेते हैं बारी बारी से। तो √2 का करते हैं तो 4√2 हो जाता है, फिर प्लस √2 का इसमें करते हैं तो 2 और दूनी 4 हो जाएगा कि नहीं। देखो, √2 का √2 मल्टीप्लाई करो, √2 का √2 में क्या, तो 2 भाई, √2 का √2 यानी 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब -1 का करो तो -1 का किया तो -4, और ये -1 का किया तो -2√2, ठीक है। अब नीचे आइए, देखिए a - b और a + b का मतलब क्या होता है, a² - b², याद है फार्मूला, तो हो जाएगा a² और -b², ठीक है, बराबर। अब देखिए, ये 4 4 से तो घट गया, 4√2 में से 2√2 निकल गया, 2√2 बच गया, बचा कि नहीं भाई, 4 में से 2 निकल गया, 2 बच गया। नीचे आइए, 4 चौको कितना होता है, 16 होता है, माइनस। अच्छा, 2√2 का वर्ग करोगे तो 2 दूनी 4, और √2 का स्क्वायर किया तो 2, यानी कि 4 दूनी 8, ठीक है। यानी कि 2√2 अपान 16 में से 8 गया, 8 बचा, 2 से भाग दिया, 4 आया, यानी हमारा आ गया √2/4, ठीक है। इस तरीके से हमने ये सवाल को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ्ड, यानी इति सिद्धम, यानी शो कर दिया कि sin a और इंटू cos a की वैल्यू आएगी √2/4। तो बच्चों, इस वक्त हम ये जो वीडियो है थोड़ी सी बड़ी हो रही है, और हम नहीं चाहते हैं कि हम और वीडियो बड़ी करें। तो अगला वीडियो जो है हम NCERT का 8.1 लेकर आएंगे, और उसको हम लोग सवाल को लगाएंगे। तो आप घर पर थोड़ा कोशिश करिए कि क्या अब इन सवालों को समझने के बाद, 6 सवाल मैंने आपको समझाया है, क्या इन सवालों को समझने के बाद आप NCERT के बुक को सॉल्व कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हैं। और अगर नहीं भी कर पाएंगे तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसकी NCERT का सॉल्यूशन हम आपको बताकर पूरा बना देंगे। तो बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। वैसे हम आपको इतना एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझा देंगे कि आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि आप कमेंट करें, आप खुद समझ जाएंगे कि यार इतना क्वेश्चन समझ लिए, ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, और अच्छा से अच्छा नंबर लाने की कोशिश करें, ठीक है। गुड बाय।